ये स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर था जिसका नाम था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और आज हम इसमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का तरीक़ेकार समझेंगे। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन की थी कि हमारी अपडेटेड कैश बुक क्या होती है, यानी हम अपनी कैश बुक को अपडेट कैसे कर सकते हैं। अपडेट से मुराद ये है कि हमारी कैश बुक में जो बैंक का कॉलम होता है वो बैलेंस शो कर रहा था स्टार्ट में $1000, लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट आई थी तो उसमें पता चला था कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बैंक स्टेटमेंट में तो लिखी हुई है लेकिन हमारी कैश बुक में वो चीज़ें नहीं लिखी हुई। तो जो चीज़ें बैंक स्टेटमेंट में नहीं लिखी हुई थी उसे हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद हमने ये चेक किया कि क्या हमारा और बैंक का बैलेंस बराबर हो जाता है या नहीं हो जाता। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फ़िलहाल जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बात समझाई थी वो ये थी कि हमने अपनी कैश बुक को अपडेट कर लिया, यानी बैंक स्टेटमेंट को देखकर जो चीज़ें हमारी कैश बुक में नहीं लिखी हुई थी ये वो सारी चीज़ें हैं, तो उन्हें मैंने अपने पास रिकॉर्ड किया, और रिकॉर्ड करने के बाद फिर मेरा और बैंक का बैलेंस है वो बराबर हो गया। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता है तो फिर आ जाता हूँ मैं अपने सेकंड स्टेप पर, यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने का मरहला। अभी हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाई, बल्कि अभी हमने सिर्फ अपनी कैश बुक के बैलेंस को अपडेट किया है। तो ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनेगी, आइए ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं हम ज़रा। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए दो चीज़ों को जहन में रख लीजिए। पहली चीज़ तो है अनप्रेजेंटेड चेक, और दूसरी चीज़ है अनक्रेडिटेड चेक। ये दो लफ्ज़ हैं जिन्हें आपको जहन में रखना है। ये दो बातें ऐसी हैं जो कि बैंक में नहीं लिखी हुई, यानी हमारी कैश बुक में तो ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं लेकिन ये दो चीज़ें बैंक वाले ने नहीं लिखी, यानी बैंक स्टेटमेंट में ये दो चीज़ें नहीं लिखी हुई। अब ये दो चीज़ें क्या हैं, आइए ज़रा इनके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर वन, अनप्रेजेंटेड चेक। इससे क्या मुराद है? आप जब किसी को चेक इशू करते हैं तो उसके ऊपर, चेक के ऊपर एक डेट डली हुई होती है। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक चेक इशू किया और उसके ऊपर डेट डली हुई है 10 फरवरी, ठीक है, 10 फरवरी की डेट है। अगर 10 फरवरी को मैंने चेक इशू किया है तो जिसको मैंने चेक इशू किया हो सकता है वो 10 फरवरी को बैंक चला जाए मेरे अकाउंट से पैसे निकालने के लिए। अगर 10 फरवरी को नहीं जा सका तो हो सकता है 11 फरवरी को चला जाए, 12 फरवरी को चला जाए। सर कब तक जा सकता है, सवाल ये पैदा होता है। तो चेक के ऊपर जो डेट लिखी हुई होती है उस डेट से लेकर अगले 6 महीने तक का टाइम है कि जिसको मैंने चेक दिया है वो अगले 6 महीने तक कभी भी मेरे बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सकता है, बशर्ते ये कि मेरे अकाउंट में पैसा हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि चेक के ऊपर जो डेट डली हुई है उसकी जो वैलिडिटी है वो है 6 मंथ्स की, 6 महीने तक की उसकी वैलिडिटी है। अब फॉर एग्जांपल मैंने किसी को चेक दिया 10 फरवरी को और वो चेक मैंने अपने पास नोट डाउन कर लिया, ठीक है, लेकिन जिसको मैंने वो चेक दिया वो उसे बैंक में लेकर नहीं गया। मैंने 28 फरवरी तक इंतज़ार किया, 28 फरवरी को बैंक स्टेटमेंट आई और मैंने चेक किया कि क्या बैंक स्टेटमेंट में वही चेक लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ जो मैंने अपने सप्लायर को दिया था, जो मैंने किसी को चेक दिया था, क्या वो चेक बैंक में लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। क्योंकि जब मैंने चेक दिया होगा तो फ़ौरन मैंने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा, ठीक है। अब जब बैंक स्टेटमेंट आई तो मैंने चेक किया कि क्या जो मैंने चेक दिया है क्या बैंक में भी वही चेक लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, तो पता चला कि बैंक में वो चेक अभी तक नहीं लिखा हुआ। अब मैं परेशान हो गया, भाई बैंक ने क्यों नहीं लिखा। मैंने तो चेक 10 तारीख को इशू किया था, आज 28 फरवरी है, 18 दिन गुजर गए, तो बैंक ने अब तक क्यों नहीं लिखा। फिर मैंने उस शख्स को फ़ोन किया जिसको मैंने वो चेक दिया था। मैंने उसे कहा कि भाई मैंने आपको एक चेक दिया था, क्या आप उसे बैंक में लेकर हाजिर हुए। उसने बोला नहीं, अब तक वो चेक मैंने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, मेरी तबीयत ख़राब थी या मैं किसी काम में मसरूफ़ था या मैं आउट ऑफ द स्टेशन था, किसी भी रीज़न की बुनियाद पर मैंने वो चेक अब तक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। तो जब वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक ने वो चेक अब तक लिखा नहीं, ठीक है। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, अनप्रेजेंटेड चेक का नाम देते हैं। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक। हमने चेक इशू कर दिया लेकिन जिसको चेक दिया है वो उस चेक को लेकर अभी तक बैंक में हाजिर नहीं हुआ। कोई बात नहीं। अब अगर वो चेक मैंने इशू किया तो जाहिर सी बात है मैंने तो अपनी कैश बुक में लिखा होगा, लेकिन बैंक ने उस चेक को अब तक नहीं लिखा, तो उसे हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। दूसरा है अनक्रेडिटेड चेक। ये अनक्रेडिटेड चेक क्या होता है, चेक डिपॉजिटेड, चेक मैंने डिपॉजिट करवा दिया बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक स्टेटमेंट, लेकिन अब तक बैंक ने उसे मेरे अकाउंट में क्रेडिट यानी ऐड नहीं किया। बैंक अगर क्रेडिट करता है इसका मतलब बैंक वाला आपके अकाउंट में पैसा ऐड कर रहा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अच्छा भाई, इससे क्या मुराद है, मैंने अपने किसी कस्टमर से चेक लिया, चेक लेकर वो मैंने अपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अगर तो सेम बैंक है तब तो ये इशू नहीं होता,
ठीक है, ये सेम बैंक में इशू नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए कि सेम बैंक के लिए ये कहानी नहीं है। सेम बैंक से मुराद ये कि जिसने मुझे चेक दिया है उसका बैंक भी एबीसी बैंक है और मेरा बैंक भी एबीसी बैंक है, तब तो ये मामला हैंड टू हैंड सॉल्व हो जाएगा, तब इस कॉन्सेप्ट का जिक्र ही नहीं आएगा। चेक लिया मैंने एबीसी बैंक का, अपने बैंक में जमा करवाया, मेरा बैंक भी एबीसी बैंक है, बैंक वाला फ़ौरन वेरीफाई करेगा कि हाँ भाई चेक आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो सकता है या नहीं हो सकता, उसने मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन अगर मेरा बैंक है एबीसी बैंक और जिसने मुझे चेक दिया है उसका बैंक है एक्स वाई जेड बैंक, तो मैंने अपने कस्टमर से चेक लिया जिसका बैंक था एक्स वाई जेड बैंक, और वो चेक ले जाकर मैंने अपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया और मेरा बैंक था एबीसी बैंक। अब जब मैं एक्स वाई जेड का चेक ले जाकर अपने बैंक में जमा करवाऊंगा तो एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र होने में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का मरहला लग सकता है। ये डिपेंड करता है बैंक के सिस्टम के ऊपर कि कौन सा बैंक कितनी तेज़ काम करता है। कुछ बैंक में ये 2 दिन लगते हैं, कुछ बैंक में 1 दिन लगते हैं, कुछ बैंक में 3 दिन भी लग सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। बहरहाल, तो अब मैंने चेक रिसीव किया अपने कस्टमर से और चेक ले जाकर मैंने उसे अपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। जैसे ही मैंने अपने बैंक में डिपॉजिट करवाया, मैंने अपनी कैश बुक में उसे नोट डाउन किया होगा, लेकिन बैंक वाले ने वो चेक लिया और चेक लेकर उसे अपने पास रख लिया और कहा कि हम इस चेक को वेरीफाई करेंगे कि जिसका ये चेक है क्या उसके अकाउंट में पैसा है या नहीं है, जिसका ये चेक है क्या उसके ऊपर कोई कानूनी केस तो नहीं चल रहा है, या और भी बहुत सारी बातें होती हैं। उन्हें वो चेक करेगा, चेक करने के बाद फिर वो पैसा एक्स वाई जेड बैंक से निकाल कर मेरे बैंक में यानी एबीसी बैंक में वो पैसा क्या करेगा, बैंक वाला ट्रांसफ़र करेगा। तो इस प्रोसेस में 1 या 2 दिन का टाइम लग सकता है। ठीक है जनाब, अब ज़रा समझिएगा कि मैंने चेक लिया और मैंने चेक ले जाकर अपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो मैंने तो लिख लिया, लेकिन बैंक वाले ने आज ही वो चेक मेरे बैंक में ऐड नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे और बैंक के रिकॉर्ड में फ़र्क आ जाएगा। तो उस चेक को हम क्या नाम देते हैं, अनक्रेडिटेड चेक का नाम देते हैं, या इसे हम अनक्लियर्ड चेक भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल ब्रिटिश में जो टर्म यूज़ होती है वो है अनक्रेडिटेड चेक की। अब वैल्यूज़ के साथ मैं ज़रा आपको एग्जांपल समझा दूं। ये 2 बातें मैंने आपको समझा दी। अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब है कि चेक मैंने दे दिया लेकिन जिसको दिया है वो उस चेक को लेकर अभी तक बैंक में हाजिर नहीं हुआ, और अनक्रेडिटेड चेक का मतलब ये है कि मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया लेकिन बैंक ने अपने प्रोसेस की बुनियाद पर, क्योंकि बैंक का एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम की बुनियाद पर बैंक कहता है कि मैं ये चेक अभी नहीं लिखूंगा, मैं 2 दिन के बाद लिखूंगा, बिल्कुल लिख लूँगा वेरीफाई करने के बाद। ठीक, मैंने बोला कोई बात नहीं भाई। अब मेरी कैश बुक बैलेंस शो कर रही थी $700, पीछे वाली जो कैश बुक थी वो $700 शो कर रही थी, बैंक स्टेटमेंट भी बैलेंस शो कर रही है $700। यहाँ तक तो हमारा बैलेंस बराबर था। उसके बाद मैंने ये देखा कि एक चेक है अनक्रेडिटेड चेक। ये अनक्रेडिटेड चेक क्या है कि मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट करवा दिया लेकिन वो 200 का चेक अब तक बैंक में नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ? मुझे पता है कि ये चेक मैंने बिल्कुल महीने की लास्ट डेट पर जमा करवाया, यानी कि सपोज़ कीजिए 28 फरवरी को जमा करवाया, तो जाहिर सी बात है अगर मैंने 28 फरवरी को जमा करवाया तो बैंक वाला भी 28 फरवरी को नहीं लिखेगा, 2 दिन के बाद लिखेगा। ठीक है, यानी कि 2 मार्च को वो लिखेगा। तो जब बैंक स्टेटमेंट 28 फरवरी को मैं मंगवाऊंगा या अपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड करूंगा बैंक स्टेटमेंट सेम डेट पर 28 फरवरी को, तो अभी अभी तो मैंने चेक जमा करवाया, तो मैंने तो अपनी कैश बुक में फ़ौरन लिख लिया। हम भूल जाते हैं इसीलिए हम फ़ौरन अपनी कैश बुक में उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैंने अपनी कैश बुक में 200 क्या कर दिए, ऐड कर दिए। क्यों ऐड कर दिए? क्योंकि मैंने चेक क्या किया, डिपॉजिट करवाया। जब डिपॉजिट करवाऊंगा तो मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। ठीक है, दोबारा क्लियर कीजिएगा। मैंने अपने कस्टमर से चेक रिसीव किया, चेक ले जाकर मैंने 28 फरवरी को बैंक में जमा करवा दिया, 28 फरवरी को। जैसे मैं अपने बैंक में ले जाकर जमा करवाऊंगा, बैंक वाला लिखे या ना लिखे, मैंने तो जमा करवा दिया, तो मेरा काम है कि मैं उसे अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लूँ। तो मैंने अपनी कैश बुक में उस $200 को रिकॉर्ड कर लिया। अब क्योंकि मैंने डिपॉजिट करवाया है तो मैंने उसे अपने कैश बुक में डेबिट साइड पर यानी डिपॉजिट साइड पर, यानी कि जहाँ पर रिसिट साइड होती है वहाँ पर मैंने इसे लिखा होगा, और यहाँ पर लिखने का मतलब है डेबिट साइड पर कि मेरे अकाउंट में पैसा आया, यानी मैंने उसे अपने कैश बुक में प्लस किया होगा। ठीक है, क्या यही 200 सेम डेट पर बैंक ने भी लिखा होगा या नहीं लिखा होगा? तो मैंने अभी आपको बताया कि बैंक का प्रोसेस है कि बैंक वाला सेम डेट पर रिकॉर्ड नहीं करता। बैंक वाला जो है वो कुछ दिन का टाइम आपसे लेता है और कुछ दिन के बाद बैंक वाला वो चेक आपके अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। तो फिलहाल ये $200 बैंक ने आपके अकाउंट में जमा नहीं किए, छोड़ दीजिए। उसके बाद मैंने देखा कि मेरी कैश बुक में एक और चेक है, अनप्रेजेंटेड चेक $100 का। अब इससे क्या मुराद है? मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी है, ठीक है, मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी $100 की और मैंने उसे चेक दिया। जैसे ही मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी होगी मैंने उसे अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा, बिल्कुल रिकॉर्ड किया होगा सर। जब मैंने उसे सैलरी दी होगी तो मेरे अकाउंट से पैसा जा रहा है मेरे मुताबिक,
तो मैंने उसे कहाँ रिकॉर्ड किया होगा? सर आपने उसे क्रेडिट साइड पर, कैश बुक की क्रेडिट साइड पर, यानी कि पेमेंट साइड पर, यानी माइनस वाली साइड पर आपने उसे रिकॉर्ड किया होगा। तो ये तो मैंने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन बैंक स्टेटमेंट उठाकर देखता हूँ तो बैंक स्टेटमेंट में ये $100 नहीं लिखे हुए। मैंने अपने एम्प्लॉय से पूछा, भाई आपको चेक दिया था, क्या आपने वो चेक बैंक में ले जाकर कैश करवाया? तो एम्प्लॉय ने बोला, नहीं सर, मेरे घर में शादी चल रही है, मसरूफ़ था, जिसकी वजह से मैं वो चेक कैश नहीं करवा सका। 1 हफ्ते में मैं चेक कैश करवा लूँगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं जब दिल करे करवा लीजिए। तो ये $100 अब तक वो एम्प्लॉय मेरा बैंक में लेकर हाजिर नहीं हुआ। अब बैंक कोई बाबा तो है नहीं कि हाँ भाई $100 आने वाले, पहले से लिख के रख लो। बैंक को पता ही नहीं है, इसीलिए बैंक ने ये $100 नहीं लिखे। ये $200 बैंक ने क्यों नहीं लिखे? वो इसलिए क्योंकि बैंक का प्रोसेस है, 2 दिन के बाद लिखेगा। और ये $100 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये $100 अभी तक बैंक में हाजिर ही नहीं हुए। तो अब अगर मैं अपनी कैश बुक का बैलेंस कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे मुताबिक कैश बुक का बैलेंस बनता है $800 मेरे मुताबिक। लेकिन बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अब भी कितना शो हो रहा है? $700। ठीक है, अब ये 2 चीज़ें हैं जो बैंक ने नहीं लिखी हैं। अब क्या करना है? जाहिर सी बात है, मैं इसको यहाँ तो नहीं छोड़ सकता। मेरी कैश बुक बैलेंस शो कर रही है $800, जबकि बैंक स्टेटमेंट बैलेंस शो कर रहे हैं कितना? $700। तो दोनों बैलेंस बराबर नहीं है, मुझे दोनों बैलेंस को हर सूरत में बराबर करना है। तो अब बराबर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसको बराबर करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन जो हम मान के चलते हैं कि हम बैंक स्टेटमेंट को नहीं छेड़ सकते। बैंक स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है ना भाई, ये फाइनल है, ये दुरुस्त है, बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। जो भी चेंजेस करनी है अपनी कैश बुक में चेंजेस कर लीजिए। ठीक है, तो आइए ज़रा बैंक रिकन्सिलेशन बनाना सीखते हैं कि अब हमें इन दोनों बैलेंस को बराबर करना है। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो बैंक ने बैलेंस दिया है $700, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल फाइनल है, ये बिल्कुल सही बैलेंस है। क्यों सही है? क्योंकि जाहिर सी बात है $200 अभी बैंक ने लिखे नहीं है। जाहिर सी बात है, क्यों लिखेगा भाई जब तक प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ था। तो मैंने पहले से लिख दिए, ये मेरा मामला था कि मैंने ये $200 पहले से लिख दिए, जबकि ये $200 अभी मेरे बैंक में नहीं आए। हो सकता है भाई चेक वापस हो जाए, तो मेरी गलती है कि मैंने ऐसे $200 को पहले से क्यों लिख दिया। और दूसरी बात यह कि $100 मैंने अपनी कैश बुक में पहले से माइनस कर दिए। क्यों माइनस कर दिए भाई? जब तक ये आपके बैंक से पैसा ना जाए आपने माइनस कैसे कर दिए? क्योंकि जिस एम्प्लॉय को मैंने चेक दिया वो एम्प्लॉय से इस चेक को लेकर अब तक बैंक में हाजिर ही नहीं हुआ, तो मैंने माइनस कैसे कर दिया जब तक बैंक से पैसा गया नहीं। तो इसका मतलब ये है कि बैंक का बैलेंस बिल्कुल सही है, इस बैलेंस के अंदर कोई गलती नहीं है। तो मुझे भी अपने बैलेंस को इसके बराबर लेकर आना पड़ेगा। अब कैसे लेकर आऊँगा? अगर मुझे अपने बैलेंस को बैंक के बैलेंस के बराबर लेकर आना पड़ेगा तो फिर मैं उसे स्टार्ट करूँगा कैश बुक के बैलेंस के, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। कैश बुक का जो अपडेट बैलेंस जो हमने पिछले लेक्चर में कैलकुलेट किया था वो कितना था? वो था $700। ठीक है, सॉरी, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, जो अभी कैश बुक का अपडेटेड बैलेंस आया है वो कितना आया है? $800। ठीक है, यानी मेरी कैश बुक का जो अपडेटेड बैलेंस था वो था $700। और अब जो 2 चीज़ें और मैंने लिख दी है उसके मुताबिक मेरे जो कैश बुक का बैलेंस बनता है वो कितना बनता है? वो बनता है $800। ये मेरी कैश बुक का बैलेंस शो हो रहा है। ठीक है, पिछला बैलेंस कितना था मेरा? $700। उसके बाद 2 चीज़ें मैंने इसके अंदर और इंक्लूड कर दी, तो ये इंक्लूड करने के बाद अब जो मेरी कैश बुक का बैलेंस है वो है $800। अब इस $800 में ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने पहले से लिख दी, यानी ये चीज़ें अभी हुई नहीं है और मैंने पहले से इसे अपने पास रिकॉर्ड कर दिया। तो क्या करना चाहिए? सर आपने रिकॉर्ड कर दिया, आप ही दुरुस्त कर लीजिए। जब ये 2 चीज़ें बैंक ने अभी तक नहीं लिखी तो आप इन 2 चीज़ों को अपने पास से रिमूव कर दीजिए। अब रिमूव करने का तरीका क्या है? ये $200 जो कि अनक्रेडिटेड चेक थे, इसे मैंने क्या कर दिया था? ऐड कर दिया था। सर ये अभी तक ऐड नहीं हुए, तो इसे सही करने के लिए इसे अपने पास से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। माइनस कर दिया, सॉरी ये लो भाई, पहले ऐसे कर दिया। तो ये अनक्रेडिटेड चेक मैंने अपने पास से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, जो अनक्रेडिटेड चेक मैंने गलती से ऐड कर दिया था उसे मैंने अपने पास से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और ये अनप्रेजेंटेड चेक जिसे मैंने पहले से ही अपने पास से माइनस कर दिया, जबकि बैंक में अभी तक ये चेक माइनस नहीं हुआ, तो सही करने के लिए मैंने इसे अपने पास क्या कर दिया? अनप्रेजेंटेड चेक को ऐड कर दिया। यानी कि ये 2 चीज़ें जिसे मैं पहले अपनी कैश बुक में पहले से ही रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जब ये दोनों मामला हुए नहीं हैं तो पहले से मुझे लिखना भी नहीं चाहिए था। तो इसीलिए मैंने इनको सही करने के लिए इनके फंक्शन को रिवर्स कर दिया। जो चीज़ पहले मैंने ऐड की हुई थी वो चीज़ मैंने लेस कर दी, जो चीज़ मैंने पहले से लेस कर दी थी फिर वो चीज़ मैंने क्या कर दी? ऐड कर दी। अब जब 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब भी बैंक वाला ये 2 चीज़ें लिख लेगा तब मैं भी लिख लूँगा, मैं दोबारा लिख लूँगा। लेकिन फ़िलहाल अपने पास इसे एडजस्ट करने के लिए मैंने इन दोनों को अपने बुक में से रिमूव कर दिया, ख़त्म कर दिया, ताकि मेरा और बैंक का बैलेंस बराबर आ जाए, मुझे तसल्ली हो जाए। मैंने अपनी तसल्ली के लिए काम किया कि ऐसा अगर मैं कर लूँ तो क्या मेरा और बैंक का बैलेंस बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा।
अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी कैश बुक में से इन दोनों चीज़ों को ख़त्म कर दूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरी कैश बुक में ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं तो ये लिखी ही रहेंगी। सिर्फ बैंक रिकन्सिलेशन बनाने के लिए एक पेपर पर मैं ऐसा लिख कर देखूंगा कि अगर मैं इन दो चीज़ों को अपने पास से ख़त्म कर देता हूं तो क्या मेरा और बैंक का बैलेंस बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सिर्फ तसल्ली करने के लिए मैं कर देख रहा हूँ कि भाई ये दो चीज़ें ख़त्म कर देखता हूँ क्या मेरा और बैंक का बैलेंस बराबर होता है या नहीं होता। तो 800 में 100 प्लस करना है, ये कितना हो जाएंगे 900, और फिर उस 900 में से 200 माइनस कर देना है। जैसे ही आप 900 में से 200 माइनस करेंगे बैलेंस कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो जनाब बैलेंस हमारा बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये कहलाएगा आपका बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। तो मेरा जो कैश बुक का बैलेंस था उसे मैंने अपने किसके बराबर कर दिया, बैंक स्टेटमेंट के बराबर कर दिया। ये है पहला तरीक़ेकार, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे स्टेप पर। अब भी वही दो बातें लिखी हैं मैंने आपके सामने। तो अब भी मेरा बैलेंस कितना शो हो रहा है $800 और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अब भी कितना है $700। प्रोसेस मतलब चीज़ें सारी वही हैं, कोई भी चीज़ चेंज नहीं की, वैल्यू कोई चेंज नहीं की। अनप्रेजेंटेड चेक भी है, अनक्रेडिटेड चेक भी है। अब जो तरीक़ेकार है, अब जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहा हूँ, अब ज़रा समझिएगा, ये टेक्निकल पॉइंट है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने बैलेंस को ना छेड़ूँ। मेरा जो बैलेंस है 800, ये सही बैलेंस है, बिल्कुल ये बैलेंस बिल्कुल सही है। क्यों सही है भाई, $700 $700, ये तो यहाँ तक तो हम दोनों बराबर थे। ये $200 मैंने जमा तो करवा दिए, बैंक ने आज नहीं लिखा, कल परसों तरसों कभी ना कभी तो लिखेगा। तो इसे अब लिखने की जिम्मेदारी किसकी है, बैंक की है। और ये $100 मैंने अपने पास से क्या कर दिए, दे दिए। मैं तो अपने पास से दे चुका हूँ, मैं तो अपने पास से माइनस कर चुका हूँ। तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं एक हफ्ते बाद इसे कौन लिखेगा, इसे बैंक वाला लिखेगा। तो क्यों फिर मैं इसे अपने पास से एडजस्ट करूं, फिर दोबारा जब वो बैंक में लिखा जाए फिर दोबारा उसे अपने पास एडजस्ट करूं, तो लंबा काम हो जाएगा, ठीक है। जरा गौर से मेरी बात समझिएगा, अब जो समझाने जा रहा हूं। अनप्रेजेंटेड चेक को समझ लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखिए मेरे बैंक में कितने हैं $700, बैंक में भी कितने हैं $700। ये $100 मैंने अपने एम्प्लॉय को दे दिए, ठीक है। अब $100 मैंने अपने एम्प्लॉय को दे दिए, लेकिन बैंक में अभी तक वो माइनस नहीं हुए, ठीक है। जैसे मैंने $100 इसमें से माइनस करता हूँ तो 700 माइनस 100 मेरे पास कितने हो जाएंगे $600, ठीक है। ये अनक्रेडिटेड को छोड़ दीजिए, मेरे मुताबिक बैलेंस हो जाता है $600। यानी मेरी कैश बुक के मुताबिक इस वक्त मेरे बैंक में है $600, जबकि बैंक के मुताबिक कितने हैं $700। तो सर जब ये $100 माइनस हुए नहीं तो आप इसे अपने पास से माइनस ना करें, इसे दोबारा से ऐड कर लीजिए। तो मेरा बैलेंस भी कितना हो जाएगा, दोबारा से $700 हो जाएगा, ठीक है। ये जो माइनस नहीं हुए इसे दोबारा से अपने पास में ऐड कर लूँ अगर, तो मेरा बैलेंस भी कितना हो जाएगा, दोबारा से $700 हो जाएगा। लेकिन इससे मुझे एक नुकसान होगा, सोचिएगा क्या नुकसान हो जाएगा। ये $100 अगर मैं दोबारा अपने पास, जैसे पीछे मैंने किया था, इसे मैंने दोबारा से अपने पास ऐड कर लिया था, अगर ये दोबारा अपने पास ऐड कर लूँ तो मेरा बैलेंस हो जाएगा $700। और क्या होगा, अब जब भी मैं अपनी कैश बुक उठाकर देखूंगा मुझे क्या नज़र आएगा कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं। सर आपके बैंक में $700 मौजूद हैं। क्या वाकई मेरे बैंक में $700 होने चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं सर। 700 में से $100 का चेक आप ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अब ये जहन में रखिए कि आपके अकाउंट में अब $700 नहीं होंगे। अब अगर किसी को भी चेक आपको देना है तो ये जहन में रखना है कि आपके अकाउंट में अब $700 नहीं है बल्कि $600 है। इसीलिए अगर आपने ये $100 वापस अपने अकाउंट में ऐड कर दिए, 700 में से पहले 100 माइनस किए, कितने हो गए 600। अब 600 में दोबारा ये 100 अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो दोबारा कितने हो जाएंगे 700। तो इससे मुझे लगेगा ये कि मेरे अकाउंट में अभी भी $700 मौजूद हैं। मेरे पास एक एम्प्लॉय है, सर हमें फर्नीचर लेना है, $700 चाहिए। मैंने कैश बुक उठाई, मैंने देखा कि ये तो मैं दोबारा ऐड कर चुका हूँ, तो मेरे बैंक में $700 पड़े हुए हैं मेरी बुक के मुताबिक, तो मैं उसे $700 का चेक बना कर दे दूँगा। अब इससे होगा क्या, एक चेक पहले दे चुका हूँ मैं $100 का, दूसरा चेक मैंने अभी दे दिया $700 का, तो 700 और 100 मिलाकर कितने हो गए ये $800, जबकि मेरे अकाउंट में एक्चुअली कितने हैं $700। $700 मेरे अकाउंट में है और मैंने ये $100 का चेक भी मैं दे चुका हूँ एम्प्लॉय को, और $700 का भी अभी मैंने चेक दे दिया फर्नीचर के लिए, तो $100 जो है वो मेरे अकाउंट में कम पड़ जाएंगे। इसीलिए ये $700 में से जो $100 मैं माइनस कर चुका हूँ वो माइनस ही रहने दूंगा, ताकि मेरे मुताबिक मुझे ये लगता रहे कि भाई अब मेरे पास $600 पड़े हुए हैं, जो भी काम मुझे करना है वो इस $600 में ही करना है। अब अगर मेरे पास एम्प्लॉय अगर बोलता है सर हमें फर्नीचर लेना है $700 का, मैंने बैंक स्टेटमेंट उठाई, सॉरी कैश बुक उठाई और देखा तो मेरी कैश बुक में अब लिखा होगा $600, क्योंकि ये $100 मैंने अपने पास दोबारा से ऐड नहीं किया। तो अब मेरी कैश बुक शो करेगी सर अभी भी आपके पास $600 हैं, तो अब $700 आप इशू नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो कैश बुक में दो चीज़ें लिखी हुई ना, इसे मैं लिखकर रहने दूँ, इसे मैं ना छेड़ूँ।
अब इसे लिखने की जिम्मेदारी आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इन्हें कौन लिखेगा? बैंक वाला लिखेगा। तो अब मैं बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। पहले मैंने कैश बुक के बैलेंस को छेड़ा था, अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं भी, मेरा कैश बुक का बैलेंस बिल्कुल सही है, सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त लिखी हुई हैं। अब मेरा काम नहीं है, अब जो भी काम करेगा वो बैंक वाला करेगा। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। अब मैं बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से स्टार्ट करूंगा। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना था? $700। अब ये दो चीज़ें बैंक ने नहीं लिखी, तो यही दो चीज़ें अब कौन लिखेगा? बैंक वाला लिखेगा। ये $200 मैंने बैंक में जमा करवाए हैं, तो ये $200 बैंक वाला आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बैंक वाला ये $200 मेरे अकाउंट में ऐड करेगा, और ये $100 बैंक वाला मेरे अकाउंट से क्या करेगा? लेस करेगा। तो ये दो बातें मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेस अनप्रेजेंटेड चेक। बैंक ये $100 मेरे अकाउंट से क्या करेगा? लेस करेगा, और ये $200 मेरे अकाउंट में क्या कर देगा? ऐड कर देगा अनक्रेडिटेड चेक के नाम से। तो जब बैंक वाला ही करेगा, 700 में से 100 माइनस करें, कितने हो जाएंगे? 600, और 600 में 200 ऐड करें, कितने हो जाएंगे? 800। तो अब मेरा बैलेंस भी 800 है, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी कितना हो गया? अब 800। यानी अगर ये दो चीज़ें बैंक वाला लिख लेता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी कितना हो जाएगा? 800। तो क्या सर हम बैंक स्टेटमेंट में जाकर ये दो चीज़ें लिखेंगे? नहीं लिख सकते ना भाई। हम तो सिर्फ तसल्ली कर रहे हैं कि अगर बैंक वाला भी ये दो चीज़ें लिख ले, जैसे हमने लिखी, अगर बैंक वाला भी ये दो चीज़ें लिख ले, तो बैंक का बैलेंस भी हमारे बैलेंस के बराबर हो जाएगा, और हमारी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी, हमारा और बैंक का बैलेंस बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी कैश बुक का बैलेंस 800 था, और अब बैंक स्टेटमेंट, अगर बैंक वाला भी ये दो बैलेंस, जो दो चीज़ें लिख लेता है, तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी कितना हो जाएगा? $800 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं अपने बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के बराबर लाने के लिए। या तो हम अपने बैलेंस के अंदर तब्दीली कर लें, या फिर हम बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के अंदर तब्दीली कर लें। सवाल ये पैदा होता है कि सर हमें एग्ज़ाम में कौन सा मेथड यूज़ करना है? हमें अपनी कैश बुक के बैलेंस को छेड़ना है या बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को छेड़ना है? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके सवाल में ही लिखा हुआ होता है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से स्टार्ट करना है या कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करना है। वो बात आपको सवाल में बता दी जाती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कैसे? वो जब सवाल आएगा तो आपके सामने मैं शो कर दूँगा। तो यहाँ तक हमने सारी बातें समझी, थ्योरेटिकल बातें हमने की हैं कि पहला स्टेप तो आपका ये है कि आप अपनी कैश बुक को अपडेट करेंगे, और उसके बाद अपडेट करने के बाद ये चेक करेंगे क्या आपका और बैंक का बैलेंस बराबर हो गया। और अगर अपडेट करने के बाद भी बैलेंस बराबर नहीं हुआ है, तो फिर वो दो चीज़ें देखेंगे जो आपने तो लिखी हैं लेकिन बैंक ने नहीं लिखी, अनक्रेडिटेड चेक और अनप्रेजेंटेड चेक। फिर उन्हें आप एडजस्ट करेंगे, या तो अपनी बुक में एडजस्ट करेंगे या फिर बैंक की बुक में एडजस्ट करेंगे। ठीक है जनाब, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एक प्रॉपर्ली सवाल कर देखेंगे कि बैंक रिकन्सिलिएशन का सवाल किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे फिर अगले लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।